में अगला एपिसोड। कुछ पल की ही सही, किंतु अपने मित्र से मिलकर विश्वजीत को थोड़ी खुशी तो मिल ही गई थी, जैसे कठिन वक्त में डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। किसी ने सही कहा है कि दुख बांटने से कम हो जाता है और खुशियां बांटने से बढ़ जाती है, और यदि ऐसे में कोई हमराज और हमदर्द मिल जाए तो बड़े से बड़ा दुख भी काटना आसान हो जाता है। यही कारण था कि विश्वजीत का मन अपनी सबसे अच्छी दोस्त मधु से मिलने का था, जो कि उन्हें अच्छे से समझती भी थी और जानती भी थी। परंतु कर्तव्य और धर्म की जंजीरों ने विश्वजीत को बांध रखा था। शायद उनका राजधर्म उस राजा के पीछे छिपे उस कोमल हृदय वाले किशोर बालक को नहीं देख पा रहा था। महागुरु के समझाने के बाद विश्वजीत ने अपने मित्र सोमेश्वर को वहां से विदा किया। ठीक है महागुरु, हम अभी यहां से प्रस्थान करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा अपने कक्ष से होकर आते हैं। ऐसा कहते हुए विश्वजीत तेजी के साथ वहां से सीधा अपने शिविर में चले जाते हैं और खुद में बड़बड़ाने लगते हैं। महागुरु सही कह रहे हैं, हम एक राजा है और हमें अपने राजधर्म को निभाना ही होगा। हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में करके अपने आंसुओं को पीना ही पड़ेगा। हमें माफ करना राजकुमारी, ऐसा नहीं है कि हमें आपके मृत्यु का दुख नहीं है, लेकिन हम अपने कर्तव्य के आगे मजबूर हैं। विश्वजीत ऐसा कहते जा रहे थे और उनके आंसू बेरोक उनकी आंखों से गिरे जा रहे थे। राजकुमारी, सत्य तो ये है कि हम चारों पहर बस आपकी यादों में खोए रहना चाहते हैं। चाहकर भी हमारे लिए आपको भूलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे हंसने से, हमारे रोने से आप जुड़ी है। हमारी आंखें बस आपको ढूंढती है, चाहे वो बंद हो या खुली। हमारे लिए आपको बताना नामुमकिन है, लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इसलिए राजकुमारी, आप जहां भी हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं आपको याद ना करने की। ऐसा कहते हुए विश्वजीत अपना चेहरा पानी से धोते हैं, अपनी तलवार को अपनी कमर पर बांधते हैं, अपना युद्ध में पहने जाने वाला कवच पहनकर खुद को आईने में देखते हैं और जोर से चीखते हैं, जय मां कालिंदी, और अपने शिविर से निकलकर वापस से महागुरु के पास आते हैं। ओह विश्वजीत, तुम आ गए। अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह से देखकर। हम भी यही चाहते थे कि इस वक्त एक राजा को कमजोर नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह निडर और कठोर दिखना चाहिए। जी महागुरु। चलिए अब बताइए राजन, आपने सैन्य बल इकट्ठा करने के बारे में कुछ सोचा है कि किस प्रकार आप सैन्य गठन करेंगे? गुरुदेव, हम राजा सारंग के पास जाकर उनकी सेना तथा राजा सत्यवीर की सैन्य शक्ति की सहायता मांग लेंगे। परंतु राजन, ध्यान रहे, राजा सारंग और राजा सत्यवीर के सैन्य बल को मिलाकर भी हम कुरीति के विशाल सेना के समक्ष नहीं टिक पाएंगे। गुरुदेव, हम राजा सारंग के राज्य पहुंचकर हमारे द्वारा अश्वमेध यज्ञ में संधि किए हुए सारे राज्यों से भी सहायता मांगेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि वो सभी हमारा साथ जरूर देंगे। हम आपके विचार से सहमत हैं राजन, परंतु हमें किसी पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए उनमें से कितने अब तैयार होंगे, ये तो वही जाकर ही पता चलेगा। राजा विश्वजीत और महागुरु शीघ्रता से सैन्य पड़ाव की ओर जाने लगे। कुछ समय पश्चात वो सैन्य शिविर में पहुंच जाते हैं। सेनानायक, क्या प्रस्थान करने की पूरी तैयारी हो चुकी है? हमें आज ही राजा सारंग के राज्य के लिए यात्रा शुरू करनी होगी। जी महाराज, हमने सैनिकों को आदेश दे दिया है। सेनानायक, इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमें हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार रहना है। हम कुछ समझे नहीं महाराज, राजा सारंग तो आपके घनिष्ठ मित्र हैं। उन्होंने ही तो हमें आपको सेना के रूप में उपहार में दिया था। वो क्यों हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे? अरे सेनानायक जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम राजा सारंग की नहीं बल्कि मार्ग में आने वाले संकट की बात कर रहे हैं। रानी चंद्रकला ने राजकुमारी संयुक्ता के मृत्यु का कारण हमें ही समझ लिया है। इस परिस्थिति में वो भी हमारे ऊपर आक्रमण करवा सकती है।
इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाँ सेना नायक जी, महाराज विश्वजीत सत्य कह रहे हैं। हमें हर तरह के आक्रमण के लिए सतर्क रहना है। इसलिए आप सैनिकों को अस्त्रों शास्त्रों के साथ सतर्कता से चलने का आदेश दें। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मैं अभी सारे सैनिकों को निर्देश देता हूं। सेना नायक जाके सारे सैनिकों को आदेश देते हैं। सारे सैनिकों को अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर तैयार रहना है। हमारे ऊपर अकस्मात आक्रमण भी हो सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि वो किसी भी षड्यंत्र से महाराज विश्वजीत की हत्या करना चाहेंगी, क्योंकि वो एक महत्वाकांक्षी रानी है। इसलिए हमारा सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। हम महाराज विश्वजीत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है। आप चिंता न करें। सारे सैनिक एक स्वर में सेना नायक से कहते हैं। इसके बाद वो सभी रास्ते में उपयोग होने वाले सारे सामान को पास में रखकर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजन, अब हमें शिवगढ़ के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जी गुरुवर, हम अभी सैन्य बल को आज्ञा देते हैं। राजा विश्वजीत सेना को आदेश देते हैं। बेहद तेज गति के साथ सैनिकों का काफिला शिवगढ़ के लिए बढ़ने लगता है। उस काफिले को मध्य से अपने अपने रथ पर सवार राजा विश्वजीत तथा महागुरु नियंत्रित कर रहे थे। वो शिवगढ़ की ओर शीघ्रता से बढ़ रहे थे। मार्ग सुगम होने के कारण उन्हें ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। सूर्यास्त होते होते वे सेना सहित शिवगढ़ पहुंच जाते हैं। राजा सारंग को जब ये बात पता चलती है तो वो अतिथियों के लिए विशेष पकवान बनाने का आदेश देते हैं तथा शीघ्रता से उनके स्वागत का प्रबंध करते हैं। सारे सैनिक सैन्य विश्राम गृह की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा विश्वजीत तथा महागुरु अपने निजी अंगरक्षकों सहित राजमहल के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। राजा सारंग सम्राट विश्वजीत के आगमन से प्रसन्न थे, परंतु उनके इस समय आने से आश्चर्यचकित भी थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही वो मगध के लिए गए थे और इतने शीघ्र वो वापस लौट भी आए। उन्हें देखते ही राजा सारंग स्वयं अपनी बाहें फैलाए उनका स्वागत करते हैं। इस संसार के सर्वशक्तिशाली योद्धाओं में परम महारथी राजा विश्वजीत का समस्त शिवगढ़ अभिनंदन करता है। मित्र एक दूसरे के गले लगते हैं राजन। महागुरु की बातों को सुनकर राजा सारंग तथा राजा विश्वजीत गले लग जाते हैं। उसके पश्चात राजा सारंग राजा विश्वजीत, महागुरु तथा अन्यों को अतिथि भवन पहुंचने के बाद महागुरु अंगरक्षकों को बाहर ही प्रतीक्षा करने का आदेश देते हैं। राजा सारंग के पीछे पीछे सम्राट विश्वजीत महागुरु समेत अतिथि भवन में प्रवेश करते हैं। क्षमा करिएगा महाराज विश्वजीत, हमें कुछ सही नहीं लग रहा। हम आपके आने का प्रयोजन नहीं समझ पा रहे हैं। आप इस प्रकार बिना सूचना दिए हमारे राज्य आए हैं। सब कुशल मंगल तो है? राजकुमारी संयुक्ता भी आपके साथ नहीं है। राजा सारंग के मुख से राजकुमारी संयुक्ता का नाम सुनकर राजा विश्वजीत के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेते हैं। नहीं राजा सारंग, सब कुशल नहीं है। तंत्रिका नाम की एक बहरूपिये ने महाराज विश्वजीत से शत्रुता होने के कारणवश राजकुमारी संयुक्ता की हत्या कर दी। अमानवीय विचार रखने वाली उस तंत्रिका के हाथ वो दिव्य मरुथास भी आ गया। दूसरी तरफ रानी चंद्रकला ने राजकुमारी संयुक्ता के मृत्यु का सारा दोष सम्राट विश्वजीत के सर डाल दिया और उन्होंने सम्राट विश्वजीत से मगध की संधि तोड़ते हुए कुरीति के साथ होने वाले युद्ध में हमारी किसी भी प्रकार की सहायता करने से मुंह फेर लिया है। ये तो अत्यंत बुरा हुआ, इसलिए महाराज विश्वजीत अत्यंत दुखी दिख रहे हैं। माना मगध आपके साथ नहीं है, परंतु आपका ये मित्र अपने अंतिम श्वास तक आपके साथ है। आप चिंता न करें महाराज विश्वजीत, संपूर्ण शिवगढ़ साम्राज्य आपके साथ है। हम अभी महाराज सत्यवीर को भी बुलावा भेज देते हैं। परंतु महाराज सारंग केवल शिवगढ़ तथा सोमगढ़ साम्राज्य से राजा विश्वजीत कुरीति का सामना नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक विशाल सेना की आवश्यकता होगी। परंतु गुरुदेव, हम छोटे छोटे राज्यों के पास इतनी विशाल सेना कैसे आएगी? महाराज सारंग, आप भूल रहे हैं, बूंद बूंद से घट भरे।
आपके साथ साथ महाराज विश्वजीत ने अनेकों राज्यों से अश्वमेध युद्ध के दौरान संधि की थी। अगर ये सारे राज्य मिल जाए तो हमारी सेना कुरीति की सेना से टक्कर लेने लायक तो हो ही जाएगी। बाकी हम गोदावरी और गज सेना से पूर्ति कर लेंगे। आपका प्रस्ताव अत्यंत उत्तम है गुरुदेव। हम महाराज विश्वजीत द्वारा संधि किए हुए सारे राज्यों को निमंत्रण भिजवाते हैं। राजा सारंग राजा विश्वजीत के कंधे पर हाथ रखते हैं। महाराज विश्वजीत, आप अपने आप को संभालिए। वीर पुरुष बीते हुए कल का शोक नहीं करते, बल्कि वो तो अपने आज को आदित्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। राजा सारंग, आप महाराज विश्वजीत को इस समय अकेला छोड़ दें। इस समय वो आपकी बातें नहीं समझ पाएंगे। आप सर्वप्रथम सभी राजाओं को निमंत्रण भिजवाएं तथा उनसे अतिशीघ्र आने का अनुरोध करें। आपकी आज्ञा का अनुसरण होगा गुरुदेव। राजा सारंग इतना कहकर अतिथि भवन से बाहर निकलने लगते हैं। महाराज विश्वजीत, आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हम पूरा प्रयत्न करेंगे गुरुवर। इधर राजा सारंग कबूतरों द्वारा अश्वमेध यज्ञ के दौरान संधि किए गए सभी राज्यों को निमंत्रण पत्र भेज देते हैं। उन्होंने उन सभी राज्यों में निमंत्रण पत्र को लेकर दूत को भी भिजवा दिया कि अगर कबूतर किसी राज्य में संदेश पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें दूत द्वारा निमंत्रण मिल जाए। राजा सारंग का पत्र जब राजा सत्यवीर के पास पहुंचा तो वो इस प्रकार के निमंत्रण के प्रयोजन को जानने के लिए राजा सत्यवीर रात्रि में ही शिवगढ़ पहुंच जाते हैं। पधारिए महाराज सत्यवीर, शिवगढ़ में आपका स्वागत है। महाराज सारंग, क्या बात है, आपके चेहरे से दुख प्रकट हो रहा है तथा आपके इतना शीघ्र निमंत्रण भेजने का क्या प्रयोजन है? कोई परेशानी की बात है क्या? महाराज सत्यवीर, सम्राट विश्वजीत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्हें इस समय हमारी सहायता की आवश्यकता आन पड़ी है। क्या हुआ राजा विश्वजीत को? महाराज सारंग, आप हमें सब कुछ साफ साफ बताइए। महाराज सत्यवीर, सम्राट विश्वजीत अपनी प्रेयसी राजकुमारी संयुक्ता की मृत्यु से भीषण आघात में है तथा राजकुमारी के मृत्यु के पश्चात रानी चंद्रकला ने राजा विश्वजीत से हुए मगध की संधि को भी तोड़ दिया। क्या राजकुमारी संयुक्ता की मृत्यु हो गई? परंतु कैसे महाराज सारंग? हाँ महाराज सत्यवीर, राजकुमारी संयुक्ता अब नहीं रही। महाराज विश्वजीत की शत्रु त्रिकाला की पुत्री तंद्रिका ने राजकुमारी संयुक्ता की हत्या कर दी। उस दुष्टा ने राजकुमारी का दिव्य शक्तियों से संपन्न मरुथास को भी चुरा लिया। ईश्वर ऐसे उदार व्यक्ति के साथ इतनी निर्दयता कैसे कर सकता है महाराज सारंग? हाँ महाराज सत्यवीर, राजा विश्वजीत के साथ ईश्वर ने अन्याय किया है। राजा विश्वजीत आदित्य छवि के हैं। वो एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ अत्यंत विशाल हृदय वाले सम्राट भी है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज सारंग, परंतु अब राजा विश्वजीत द्वारा हमारे ऊपर किए गए कृपा का ऋण चुकाने का समय आ गया है। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या विश्वजीत और राजा